स्वागत है दोस्तों नुक्ता नज़र की अगली कड़ी दे विच उत्तराखंड दी विच तमाम उत्तराखंड के मसले ने इहदे विचों वातावरण का मुद्दा क्लाइमेट चेंज का मुद्दा वातावरण ते क्लाइमेट का मुद्दा बहुत वड्डा मुद्दा हैगा। ये मुद्दे जिहड़े हैगे ने कि सत्ता दे विच चोणां दे विच किन्ने हिस्सा बनते हैं सत्ताधारियों नूं किन्ने क चिंतित करते हैं ये एक बड़ा सवाल हैगा। पिछले समय में असीं देखिया कि उत्तराखंड के बहुत सारिया कुदरती आफत आईयां ने उत्थे विकास के नाँ के उत्ते डैम बन लगे हुए ने सड़कां बन लगियां ने कि वो सच्ची मुच्ची लोगों के विकास के जा रहे हैं हित के जा रहे हैं या फिर उल्टा जा रहे हैगे ने। ये मसले वो ने जिन्होंने ਜਿਹੜੇ आम तौर के उत्ते सरकारां दी निगाह विच भी नहीं आउंदे ते साडे मीडिया की निगाह विच भी नहीं आउंदे। असीं कोशिश करन लगे कि उत्तराखंड जो पहाड़ी सूबा उहदे वातावरण नाल संबंधित मुद्दों के उत्ते गल करन दी लगातार वातावरण के उत्ते लिखण वाली पत्रकार सीमा शर्मा है। वातावरण नाल संबंधित मुद्दे खास करके उत्तराखंड हिमाचल जिहड़े पहाड़ी इलाकों के विच उन्होंने अपने काफ़ी लिखिया। असी उन्होंने जिहड़े स्टोरीज ने वो न्यूज़ क्लिक डाउन टू अर्थ विच पढ़ते रहने आ ते हुण अज उन्हां नाल गल करांगे कि इस इलैक्शन दे विच उत्तराखंड दे वो किहड़े वातावरण नाल संबंधित मुद्दे ने जिहड़े कि हिस्सा नहीं बने हैगे चोणां दा एजेंडा नहीं रहे हैगे सियासत दा क्यों नहीं रहे उत्थे मौजूदा सूरत हाल की हैगी आ सूबे दी। सीमा शर्मा साडे जिहड़े प्रोग्राम दे विच हाज़र ने स्वागत करदे उन्हां दा। सो सीमा साडे नाल जुड़ चुके ने असीं सीमा शर्मा जी नाल गलबात करांगे। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। खैर मकदम करता हूं मैं अपने इस प्रोग्राम में आपका। थैंक यू सो मच। देखिए जब उत्तराखंड की इलेक्शन हो रही है उत्तराखंड का हम जहां तक मैं जानता हूं कि उत्तराखंड में आपने तो काम भी किया है हमारे मीडिया वालों के लिए ये उत्तराखंड में जो पत्रकारों के लिए जो बीट होती है पर्यावरण की वो बहुत अहम मानी जाती है। आमतौर पे कोशिश होता है कि जो नया नया जर्नलिस्ट है वो भी चाहता है कि मुझे ये पर्यावरण वाली बीट मिल जाए चाहे उसको प्रेस नोट भी ना लिखना आता हो लेकिन उसकी कोशिश होती है कि ये बीट मुझे मिल जाए। तो मेरा सवाल ये है कि यदि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये उत्तराखंड के इलेक्शन में पर्यावरण क्लाइमेट का मुद्दा ये सवाल गुम है सवाल आ नहीं रहे एजेंडे पे। मैं कल ही वहां के थोड़े इंग्लिश और हिंदी अखबार देखने की कोशिश की कि इन चुनाव में ये मुद्दे कितना अहम मुद्दा बन पाए हैं मुझे लगा कि नहीं बन पाए। एक तो मुझे इसका कारण बताइए दूसरा बताइए कि ये दोनों मुद्दों का पर्यावरण का और क्लाइमेट का राज्य की जो राज्य बनाई इसलिए था कि ये पहाड़ी राज्य है उसकी खुशहाली के साथ क्या रिश्ता है। देखिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये मुद्दे इलेक्शंस में नहीं एजेंडा में रहे हैं और ये इस बार का नहीं है ये हर बार की ही बात है। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पब्लिक में उसको लेके बहुत अवेयरनेस नहीं है। हर कोई हॉस्पिटल चाह रहा है स्कूल चाह रहा है अपने लिए सड़कें चाह रहे हैं तो वो डेवलपमेंट बेसिक डेवलपमेंट तक उनकी सोच है और वही पॉलिटिशियंस उस चीज को बुनाते हैं। बट उसके लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट है क्या चीजें हो रही हैं किसकी वजह से ये डिजास्टर हो रहे हैं किसकी वजह से तबाही हर साल हो जाती है तो कोई उसके बारे में सोचना नहीं चाहता उसका कॉज क्या है और हमें उसको कैसे कम करना है या कैसे उसका निवारण करना है। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हर कोई बहुत इमीडिएट गेन्स के लिए कि हाँ ऑफ कोर्स पब्लिक को ये जरूरी चीजें तो है ही है बिकॉज राज्य में इन चीजों की बहुत कमी है स्कूल्स गुड कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स और इवन प्राइमरी हेल्थ का भी वो चीजें हैं बट हाँ ये पर्यावरण को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है हर बार तो ये चीज है। जी जी जी। अच्छा जैसे आपने आपका दूसरा सवाल जी जैसे आपने ये बात बताई तो मुझे ये लगा कि कुछ लोग भी इनको ना थोड़ा सा आपस में विरोधी बनाकर पेश करते हैं जैसे कि पर्यावरण वर्सेस विकास। तो हमारा सवाल ये है कि क्या विकास और पर्यावरण का मुद्दा एक विरोधाभासी है क्योंकि एक पक्ष ये भी है कि जो आप विकास कर रहे हो सो कॉल्ड विकास कर रहे हो वो आप अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करके कर रहे हो जो एक्चुअली विकास नहीं है। इस विकास में जो आम जो वहां का रहने वाला है पहाड़ी इलाकों का रहने वाला है उसको तो अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मुझे ये बताइए ये जो विकास हो रहा है ये विकास क्या सचमुच में विकास है क्या ये अपने जो पहाड़ को छेड़छाड़ करके ये विकास है वो कैसा विकास है हम किस तरह का विकास करने जा रहे हैं।
देखिए, विकास संभव है, लेकिन विकास हमें यहाँ की इकोलॉजी को देख के, यहाँ की जो इकोलॉजी की फ्रेजिलिटी है वो जितनी नाजुक है, जितनी संवेदनशील है, आपको उसके हिसाब से ही करना होगा। अगर आप उसको नजरअंदाज करके वहां पर आनन फानन कुछ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते रहेंगे और वहां की इकोलॉजी को आप डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगी, जैसे हमने केदारनाथ में देखा, जैसे हमने चमोली में देखा। और उसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होते हैं, आपकी रोड्स भी डैमेज होती हैं, और आप फिर से करोड़ों रुपए लगाते हो उन सबको ठीक करने में और नए सिरे से बनाने में। तो ये रियलिटी तो आपको सोचनी पड़ेगी कि आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो भी आप डेवलपमेंट करेंगे वो उसको संतुलन बनाते हुए, जैसे हम हिमाचल का एग्जाम्पल दे देते हैं कि जब वहां पर डेवलपमेंट की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जिस तरह से हिमाचल ने बागबानी को प्रमोट किया, इको टूरिज्म को प्रमोट किया, यानी कि आप होम स्टेज बनाएं, इस तरह से कुछ चीजें करें, या आप ऑर्चर्ड्स बनाएं, उस तरह की चीजें करें जहां पर लोगों को आजीविका का साधन वहीं पे रहते हुए ही मिल जाए, लघु उद्योग लगाएं, है ना। अगर आप बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और वो भी इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज में, चाहे वो उत्तरकाशी है चाहे वो चमोली है, तो वो जब डिजास्टर आएगा और वो पूरा प्रोजेक्ट उसके साथ जब रहेगा और वो जो डेब्रीज रिवर्स में एक्यूमुलेट होगी, तो वो फ्लड्स को जन्म देगी और बाकी इमारतें उसके साथ ढहेंगी, और ऑफ कोर्स उसमें लोगों की लाइफ और ये सब भी जाती है। तो हमें विकास करना है, लेकिन हमें यहाँ के पर्यावरण की संवेदनशीलता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हिमालय है ना, और ये कोई और दूसरा शहर नहीं है। तो मतलब यहाँ के हिसाब से ही आप उसको डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे अभी आपने चमोली जैसी घटना का जिक्र किया है, इससे पहले भी बड़ी सारी आफताएं आई है। 13 की आपदा को हम सभी जानते थे। 13 की जब आपदा आई थी तो पंजाब के बहुत सारे लोग वहां फंसे हुए थे। एक सवाल जो मैं अभी कल ही पढ़ रहा था कि जब आपदा कोई आती है, पहले गवर्नमेंट ने अलर्ट करना होता है, जो चेतावनी देनी होती है कि यहाँ से लोग चले जाएं। तो हमें पता लगा कि चेतावनी का भी कोई प्रबंध नहीं किया गया, आपदा प्रबंधन की चेतावनी का भी। क्या मतलब जमीन पे क्या सूरत हाल, आपने तो खुद देखा होगा वहां जाके। यहाँ पे मतलब डिजास्टर प्रिपेयरनेस नाम की कोई चीज नहीं है। डिजास्टर की यूनिट्स बनाई गई हैं स्टेट लेवल पर भी, बट कोई प्रिपेयरनेस नहीं है। अगर मैं चमोली का ही, बिकॉज यही एक रीसेंट घटना है, वहां देखिए तो वहां पे कोई प्री वार्निंग सिस्टम नहीं था कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ बाढ़ आ रही है और इस तरह से कुछ पानी का लेवल बढ़ा हो रहा है। और एनटीपीसी जिसका प्रोजेक्ट है वहां पर तपोवन विष्णु घाट और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, बिल्कुल ही रैनी गांव जहाँ चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो बिल्कुल ही उसके नजदीक से ही वो फ्लैश फ्लड डिजास्टर शुरू हुआ। तो वहां पर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था। लेकिन जब ये डिजास्टर हो गया उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा यंत्र वहां पर एज ए प्री वार्निंग लगा दिया नदी के ऊपर कि जैसे ही इसका लेवल बढ़ेगा इसका अलार्म सुनेगा। तो गांव वाले कहते हैं कि नदी का शोर ही इतना होता है कि जब अलार्म बजता है तो वहां ऊपर तक कहीं किसी को आवाज ही नहीं आती, और जब कभी फ्लैश फ्लड वैसा होगा तो उसकी आवाज तो कहाँ आने वाली है। और मतलब और वो किस तरह से एक दूसरे को, मतलब वही चीज है कि मैसेज देंगे या वो सब करेंगे कि इतना समय भी नहीं होता। तो इस तरह के बहुत ही काम चलाऊ से प्रयास अगर किए जाएंगे तो उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो डिजास्टर को लेके कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं रहेगी यहाँ पर लोगों को। जी आप जारी रखिए। जी अच्छा, जहां तक या मुझे यहाँ तक जो जानकारी है कि पूरा हिमालय क्षेत्र है जो, वहाँ 10,000 के करीब छोटे या बड़े ग्लेशियर हैं। तो उनमें से 1,000 के करीब जो ग्लेशियर है उत्तराखंड में आते हैं, पड़ते हैं उत्तराखंड में, हिमालय इलाके में पड़ते हैं। तो मेरा ये सबसे ये सवाल यही है कि मैं भी समझना चाहता हूँ, मेरे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि वहाँ जो जलवायु के मेन मुद्दे क्या हैं, क्लाइमेट के मुद्दे क्या हैं वहाँ। देखो, वी ऑल नो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग अब बिल्कुल उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पर पड़ रहा है, और हिमालय अब तो बहुत ही ससेप्टिबल है, बहुत वल्नरेबल है उसके लिए। तो उसमें ग्लेशियर मेल्टिंग उसकी वजह से हो ही रही है, और हम क्लाइमेट चेंज की वजह से देख रहे हैं कि कितनी इरेटिक वेदर इवेंट्स हो रही हैं, कि बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत कम समय के लिए होती है, फटाफट होती है, उसमें डिल्यूज आ जाते हैं, फ्लड्स होते हैं। और यही रीनिंग के लोग जो हैं, अब वो उनके घरों में क्रैक्स आ गए, उनके घरों के नीचे से जमीन धस गई जब ये फ्लैश फ्लड हुआ। और इस समय मतलब इतनी तेज बारिशें हुई हैं कि वो लोग रात को जंगल में जा जाकर शरण लेते थे रात को।
क्योंकि उनको डर था कि उनका घर बह जाएगा। और उसी तरफ दूसरी तरफ भी एक जुगजू विलेज है, सो वहां के लोग भी बाहर निकलकर पूरी पूरी रात रहते थे। तो इस तरह के इरेटिक वेदर इवेंट्स हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो उसमें लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स और ये सब काफी ज्यादा होने लग गया है। सो उसके लिए लोकल लोगों को और जो स्टेट मशीनरी है उसको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए हम कैसे बेहतर तैयार हो सकते हैं, बट वैसे कोई तैयारी नजर नहीं आती। दूसरा, हमने चिपको मूवमेंट की बात की। 73 में ये मूवमेंट शुरू हुई थी, एक बड़ा योगदान था। बल्कि यहाँ तक कि जो हम वैश्विक तौर पे देखें, वर्ल्ड लेवल पे देखें, तो उत्तराखंड का एक बड़ा योगदान रहा है कि वातावरण मूवमेंट में अपना योगदान दिया है, जिस चिपको मूवमेंट ने। अब उसके बाद पता लगा कि यहाँ के इलाके से बहुत सारे लोगों को उजाड़ा गया, उसके उनके दोबारा विस्थापन का मुद्दा भी लटक रहा है। ये जो चमेली में जो आफत आई थी अभी 1 साल पहले, हालांकि अभी 1 वर्ष पूरा हुआ है, लेकिन सरकार ने पूरी तरह इसको भुला दिया है। वहां से भी जो लोगों का उजाड़ा हुआ है, क्या उनके विस्थापन के लिए और अपना चिपको वाले एरिया में भी कोई विस्थापन का लोगों का दोबारा काम हुआ, या हुआ तो कितना हुआ, हमें ये बताइए प्लीज। देखिए, बहुत उत्तराखंड के कई 100 विलेजेस हैं जो डिजास्टर अफेक्टेड हैं, और वो लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर बार बार लैंडस्लाइड्स आ रहा है, जमीन धंस रही है, उनके घरों में ऑलरेडी क्रैक आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया, वो लोग रातों को बाहर निकल निकल के रहते हैं, वहां पे क्लाउड बर्स्ट की इवेंट्स बड़ी हो गई हैं, और उनकी पूरा एरिया इतना वल्नरेबल हो गया है कि कभी भी कुछ भी वहां पर हो सकता है। अब आपने चिपको आंदोलन की बात की, तो ये आंदोलन रेनी विलेज में शुरू हुआ, जो चमोली में हुआ, और जहां पर ये फ्लैश फ्लड का सबसे पहला शिकार यही वाला गांव हुआ। तो ये लोग विस्थापन चाह रहे हैं। अब इतनी जबरदस्त इनकी स्थिति आ गई है कि इनका पूरा गांव हिल गया है, पूरी जमीन नीचे से धंस गई है, और ये लोग बहुत ही जिसे कहते हैं कि डेंजर स्टेट पर है। लेकिन वही वाली बात है कि विस्थापन की कोई नीति ही नहीं है। एक प्रशासन ने सामने के ही 5 किलोमीटर दूर एक सुबही गांव में उनको भेजने का निर्णय लिया कि जो गांव के लोग हैं उनको भेजा जाएगा, लेकिन सुबही वाले गांव जो है वो उनको लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपने पहले ये 2 और गांव हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो चारा गाहें हैं, वो पहले ही हमारी बटी हुई हैं। अगर ये लोग भी आ जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, हमारी आने वाली जनरेशन के पास कुछ नहीं रहेगा। तो वो लेने को तैयार नहीं है, और रीनी वाले कहते हैं हमें कहीं भी भेज दो। तो प्रशासन चुप बैठ गया है। प्रशासन कह रहा है कि देखेंगे। अब उनके देखने के चक्कर में मानसून निकल गया, पूरा विंटर्स निकल गया, तो कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। और इसको लेके एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकल के आता है कि यहाँ के अराउंड 800 विलेजेस ऐसे हैं जो कि अबैंडन्ड है, मतलब गांव वाले उनको बिल्कुल छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक जो स्कूल्स की और उसकी सुविधाएं नहीं थी। तो ऐसे ऐसे 8 गांव बिल्कुल भूतिया विलेज, जिसको हम घोस्ट विलेज कहते हैं, वो है। और उसमें अराउंड 550 ऐसे गांव हैं जहां पर आबादी 50% रह गई है। तो ये बार बार ये जो इकोलॉजिस्ट हैं ये बोलते हैं कि ये जो गांव के जो डिजास्टर इफेक्टेड जो विलेजेस के लोग हैं, वाई नॉट इनको हम इन भूतिया विलेजेस में बसाएं, क्योंकि वहां ऑलरेडी घर है, बंद पड़े हुए हैं। सिर्फ एक कोशिश वहां पर अच्छी थोड़ी सड़कें देने की, 1-2 स्कूल देने की, और कुछ जो प्राथमिक चिकित्सा है उसकी सुविधाएं देने की, तो सरकार बहुत आसानी से ये विस्थापन का मुद्दा सॉल्व कर सकती है। बट ऐसा लगता है कि आपस की पॉलिटिक्स से ही जो पॉलिटिशियंस हैं उनको उसी से ही फुर्सत नहीं मिलती कि वो लोगों की चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो लोग कई बरसों से विस्थापन की राह देखते हैं, बट उस पे बहुत ही तिल भर का काम होता है। हमारे पास पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश भी है, बिल्कुल हमारे करीब पड़ता है, उत्तराखंड भी है। हिमाचल में क्या ये दिक्कतें नहीं आती? यदि आती है तो वो कैसे सॉल्व की जाती है? तो उत्तराखंड और हिमाचल में बेसिकली फर्क क्या है? जो प्रॉब्लम आती है इसको कैसे मतलब इसका हल किया जाता है? देखिए, हिमाचल में इतना कोई डिजास्टर का अगर हम देखें, जिस तरह की डिजास्टर की इवेंट्स यहाँ पर हुई हैं, कुछ कुदरती ऐसा ही कुछ हुआ है कि वो यहाँ पर उत्तराखंड में हुई है। तो हिमाचल का ऐसा कुछ मुद्दा सामने नहीं आता विस्थापन का, और वहां के बारे में बार बार उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि वी मस्ट लुक एट हिमाचल कि कितना प्रॉस्परस है, कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है कि हिमाचल में ऐसी दिक्कत? वो ये कहते हैं, जी जी, अगर आप कभी यहाँ के एनवायरमेंटलिस्ट से बात करें और जो दूसरे लोग हैं उनसे बात करें, तो उनका यही कहना है
कि जो वहाँ की, जैसे ही राज्य बना, वहाँ की शुरुआत की सरकारें आई, उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में सोचा, और जैसे मैंने आपसे कहा, पर्यावरण को देखते हुए ही उन्होंने डेवलपमेंट के एजेंडा बनाए और उस तरह की चीजें एनकरेज की। इसलिए वहां पर माइग्रेशन की समस्या नहीं है, जैसे कि हम उत्तराखंड में देखते हैं। तो उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता शुरू से ही रही, पार्टियों के बीच में घमासान, और एक पार्टी बदल रही है, दूसरी हो रही है। तो मतलब वो जिस पर्पस के लिए राज्य बना, वो पर्पस सर्व हुआ ही नहीं। तो या वहां पर इतना वैसा विस्थापन का मुद्दा नहीं है जैसा हम उत्तराखंड में देखते हैं। जिस तरह का माइग्रेशन का मुद्दा देखते हैं, वैसा आपको हिमाचल में नहीं मिलेगा। तो यहाँ की सरकारें उस तरह संजीदा नहीं रही जैसे हिमाचल में रही। तो ये कुछ मैं कहूँगी उत्तराखंड का दुर्भाग्य है इस मामले में। मैं जैसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद एक जैसे आपने भी अपने इस मुद्दे में अपनी बात में उठाया कि उत्तराखंड को देखो, जब उत्तराखंड की मांग की गई, जिस पार्टी ने इसके लिए एजिटेशन की, वो अभी तक वो जमीन पे ही दिख रही है, मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आई। वो पार्टी जो आई है, इन्होंने कभी उस तरह मांग भी नहीं की थी। ये समय समय पर अपनी पोजीशन बदलती रही है। और जिन्होंने मांग की थी, मेरे पास उनके, मुझे लगता है कि उनके पास पूरा रोड मैप था कि हमने एक इस पहाड़ी इलाके का विकास कैसे करना है। बाकी जब मुझे लगता है कि एक सीएम के बाद जितने भी सीएम रहे, उन्होंने पूरा टाइम नहीं किया। क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? हाँ, जैसे आपने उसकी बात की, तो क्रांति दल ये रीजनल पार्टी है उत्तराखंड में। एक यही अकेली रीजनल पार्टी थी जिसने बढ़ चढ़कर, मैं कहूंगी सबसे ज्यादा उसने जो स्टेटहुड की डिमांड की और उसके लिए क्रांति की। बट ये पार्टी फिर से ही अपने अपने छोटे छोटे हितों को लेकर, इसके जो मेंबर्स थे उनमें वो एकता नहीं बन पाई, और वो राज्य को, राज्य के मुद्दों को लेकर वो जिस तरह का एकजुटता उनमें पहले नजर आती थी, वो राज्य बनने के बाद नहीं हुई। तो ये पार्टी बिखर सी गई। तो इसके जो नेता थे उनके ही अपने छोटे छोटे पैटी इंटरेस्ट से वो मेन पार्टीज के साथ मिल गए और हो गया। तो इस तरह से ये पार्टी बिल्कुल जिसे कहते हैं बिखर सी गई। तो ये इशू रहा। और बाकी जैसे आपने कहा है कि बाकियों ने तो मांग भी नहीं की, वैसा भी नहीं किया। तो हाँ, लेकिन वो बड़ी बड़ी पार्टी थी तो वो अपनी जड़ें जमा पाई। लेकिन क्रांति दल जो यहाँ की रीजनल पार्टी थी, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं हाशिए पे चली गई। हाशिए पे चली गई। दूसरा सीमा देखिए कि आमतौर पे जैसे हमारे आदिवासी इलाके हैं, जहाँ पे जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई चल रही है, वहां एक बड़ी चीज है कि बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनी है, वेदांता जैसी कंपनी है, उनकी उनकी सरकार के साथ सांठ-गांठ होती है। वो जंगल को तबाह करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी राइट दिए हुए हैं आदिवासियों को, उनको छिक्के पे टांग कर। अब सवाल यहाँ भी मैंने सुना था कि जो लोकल लेवल के नेता है, उनके बड़ी बड़ी इस तरह कंपनियों के साथ रिश्ते होते हैं और वहां वो बांध बनाए जाते हैं। ये जो इतने बांध बन रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों ने किया कि यार इतने बांध की जरूरत नहीं है उत्तराखंड में। तो ये सारी कहानी में जो अंदर जो गठजोड़ बना हुआ है इनका, ये गठजोड़ को सियासतदानों का और ये तमाम जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उसको आप समझा सकते हो हमारे पंजाब के श्रोताओं को, दर्शकों को, ये इनके गठबंधन के बारे में? देखिए, हम सबको पता है कि बांध, जब इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि बड़ा जो उसमें पैसा लगने वाला है और उसके जो रिसोर्सेज हैं उसकी बंदर बांट होगी। और उसकी बंदर बांट वही होती है कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, इनके बीच में होता है। लेकिन इनसे आम लोगों को बरगलाया जाता है कि नहीं, इससे आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगा और ये सब होगा। तो वैसा कुछ होता नहीं है। इसमें आम लोगों को, बहुत ही जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट और ये सब सुविधा मिल पाती है। और ये बड़े प्रोजेक्ट जो है वो एनवायरमेंट का ही नुकसान करते हैं। और इनमें जो मैंने बताया, ये जो तिगड़ी है, इनकी ये जेब भरने का काम होता है। जी, दो और चीजें। मैं चारधाम प्रोजेक्ट की बात करना चाहूंगी, क्योंकि आपने बड़े प्रोजेक्ट में बांध की बात की है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है उत्तराखंड में, वो चारधाम प्रोजेक्ट का रहा है, जो 889 किलोमीटर की एक रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है। तो इसको लेके एक अभी हाल की जो सबसे ताजी घटना है, वो उसके जो हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कि उस प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, उसको लेके एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ के भी नुमाइंदे थे और पर्यावरण से जुड़े हुए भी एक्सपर्ट थे। तो उसमें अभी उनके जो चेयरमैन है, उन्होंने हाल ही में रिजाइन किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कमेटी में
का कोई औचित्य नहीं रह गया है मेरा बने रहने का, क्योंकि उनका बार बार कहना था कि रोड जो है वो 5.5 मीटर विड्थ तक ही चौड़ी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा और साइड का भी लगेगा और ये लगेगा। और जो हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, वो मांग कर रही थी कि वो 10 मीटर तक हो जाए। और उसमें बार बार यही कहा जाता था कि 10 मीटर का मतलब है कि आप 10 मीटर बनाने के बाद आप टोल प्लाजा लगाने के हकदार हो जाते हैं, और उससे आपको एक एडिशनल जो इनकम, हमें पता है किस तरह की इनकम, तमाम तरह की इनकम जनरेट होती है, तो वो उसकी कवायद थी। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो उसके गेस से उन्होंने कहा कि आप जितनी रोड काटेंगे उसके लिए आपको उतने पहाड़ काटने पड़ेंगे, और पहाड़ काटने का मतलब है कि उतने ही आपकी पेड़ कटेंगे, उतनी आपकी सॉइल लूज होगी, उससे आपके लैंडस्लाइड्स होंगे, और वो जितनी सॉइल और ये सब चीजें कटेंगी उतना वो मक डंपिंग जो करते हैं वो साइंटिफिकली नहीं करते, ये भी उन्होंने साबित किया, वो पूरा रिवर में डाल देते हैं, और रिवर में डालने की वजह से वही बात है, बाढ़ की समस्याएं और ये सब होती हैं। तो वो उसके अगेंस्ट थे कि इतना आपको रोड चौड़ी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया कुछ रोड्स के लिए कि आप इतनी रोड चौड़ी कर सकते हैं, और कुछ और रोड्स के लिए भी उनको अलाउ किया। अगर हम ये आंकड़े की सही में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वो 674 किलोमीटर की जो ये रोड्स है उनको 10 मीटर तक चौड़ा करने के, जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा था कि हमें जरूरत है। तो ये 674 किलोमीटर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये इनको ये और भी बोला, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को ये बोला कि आप 151 किलोमीटर और इस तरह की रोड पर आप चाहें तो इसी तरह से आप इतना ही 10 मीटर की टार रोड बना सकते हैं, आप इसके लिए रिलीफ ले सकती हैं कोर्ट्स के द्वारा। तो फिर एचपीसी को लगा, उनके चेयरमैन को, कि जब ये इतना सारा हो ही रहा है तो हमने जो इतना कहा कि इन सबसे इतना नुकसान होगा, पहाड़ कटेंगे और लैंडस्लाइड्स होगी, और अगर आप लैंडस्लाइड हो जाती हैं और बार बार होती हैं क्योंकि आपने डिस्टर्ब कर दी उसकी इकोलॉजी को, तो आप ऐसी चौड़ी रोड बनाकर भी क्या करेंगे जब वो रोड ही लैंडस्लाइड का शिकार होती रहेंगी। और उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए कि उस चारधाम परियोजना वाली कई सड़कों पर कितनी बुरी तरह से लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, और जो उसका काटे हुआ स्लोप है उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, उसके तरीके होते हैं साइंटिफिक, और वो बिल्कुल भी उस तरह से साइंटिफिक तरीकों को नहीं फॉलो किया गया, जिसकी वजह से कई डेथ्स भी हो चुकी हैं इन पिछले 2 सालों में। ये चारधाम परियोजना भी एक इस तरह का बहुत मैसिव एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है उत्तराखंड में। मैं अपने एक मित्र है मेरा हरदेश जोशी, शायद आप भी जानते होंगे, हरदेश जोशी ने बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनका पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि उत्तराखंड में जो जंगलों का भी बहुत बुरा हाल है, मतलब जंगल खत्म हो रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि हम तो दूर बैठे हैं, पंजाब बैठे हैं, हम तो आप जैसे लोगों की रिपोर्ट्स पढ़ के ही हमें पता लगता है कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है। क्या ये गवर्नमेंट ने या इससे पहली गवर्नमेंट ने जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या काम किए हैं? मतलब कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि इन्होंने कोई सीरियसली कोई काम किया है? देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने ये बता दिया है कि कैसे हमारे जो डेंस फॉरेस्ट थे वो कैसे हमारे बहुत कम हो गए हैं जी। और किस तरह से, वैसे हमारा देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। वो कैसे बढ़ा है? क्योंकि हर सरकारें मानसून के समय पे कहती हैं वृक्षारोपण करो, वृक्षारोपण करो, जहां भी देखो वहां पे आप पेड़ लगाओ। तो इस तरह का जो कल्चर है कि आपकी वैसे प्लांटेशन तो हो गई है, लेकिन आपका जो क्वालिटी का फॉरेस्ट है वो आपने नष्ट कर दिया है ना। वो आपने कहीं कभी सड़क बनाने के लिए किया या किसी और काम के लिए या किसी और प्रोजेक्ट के लिए, तो आपने बेतहाशा वहां से फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया। तो ये जो चीज है, एक तो ये फॉरेस्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, जहां हम किसी ना किसी प्रोजेक्ट के बहाने फॉरेस्ट की लैंड को डाइवर्ट करते रहे हैं। बट हम ये भी दिखा रहे हैं कि देखो हमने तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया, हमने तो ग्रीन कवर बढ़ाया, क्योंकि आपने बाहर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए, आपने और तमाम तरह के पेड़ लगाए, लेकिन आपका जो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट था, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ग्रो किया गया, जो इको सर्विसेज दे रहा था, वो तो आपने बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो फॉरेस्ट फायर की है। इस पूरे मतलब उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंट्स होती हैं।
तो इसका एक वजह तो ये है कि ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है फॉरेस्ट फायर को फाइट करने के लिए, हमारे पास बजट की कमी है, कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने जो कम्युनिटीज थी, लोकल कम्युनिटीज जो हमेशा साथ में रहती थी, जो उत्तराखंड के लोग चिपको आंदोलन से ही अपने पेड़ों से और अपने जंगलों से प्यार करते आए हैं, उनका संरक्षण देते आए हैं, तो उन्होंने इन कम्युनिटीज को भी अपने से दूर कर दिया कि नहीं, ये तो फॉरेस्ट की लैंड है, आप इसमें से निकल नहीं सकते, आप इसमें ये नहीं कर सकते, ये नेचुरल रिसोर्सेज पर आपका कोई हक नहीं है। तो जब जंगल में आग लगती है तो कम्युनिटीज भी दूर रहती हैं, वो कोई सहयोग देने के लिए सामने नहीं आती। तो ये भी है। और दूसरा, जो चीड़ पाइन को लेकर जिस तरह से चीड़ पाइन फैलता जा रहा है और उसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे, और चीड़ पाइन से जो रेजिन निकलता है उसका भी लालच रहता है कि रेजिन निकलेगा तो उसको बेचेंगे, लेकिन उसकी वजह से जो चीड़ पाइन लीव्स जो इन्फ्लेमेटरी होती हैं, जिनसे आग बहुत जल्दी फैलती है, तो उसका भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं कि हाँ, छोटी सी हमने एक यूनिट बिजली बनाने की लगा दी, लोकल लोगों को बोल दिया कि आप कर दो, उसके लिए भी को बहुत कुछ हुआ नहीं। या ये कहा कि आप उससे ब्रिकेट बना लो, लेकिन जब कोयला ब्रिकेट से भी सस्ता है तो ब्रिकेट को कौन लेगा। अभी नई एक कवायद हुई पिछले साल की FRI के साथ मिलकर कि उससे फाइबर बनाया जाए और फाइबर से हम तमाम चीजें बनाए, लेकिन उसमें और बड़ी चीजें हैं। आप कैसे इतना चीड़ पाइन कलेक्ट करोगे, उसके लिए कहीं विलेजेस के कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, कहाँ स्टोर करोगे, कहाँ बनाया जाएगा, उसके लिए मार्केटिंग की फैसिलिटीज। तो ये इस तरह के जो लघु उद्योग हो सकती हैं जिससे लोकल लोगों को फायदा हो सकता है, चीड़ पाइन की समस्या से निजात मिल सकती है, फॉरेस्ट फायर कम हो सकता है। लेकिन वही वाली बात है कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है, अभी बहुत ही निचले स्तर पर थोड़ा बहुत सुगबुगाहट है, ज्यादा नहीं हुआ कुछ। थोड़ा पहाड़ों की खेती की बात कर लेते हैं। मतलब पहाड़ी खेती को लगातार संकट की बात हम सुनते रहे हैं, उत्तराखंड में इसकी क्या हालत है? उत्तराखंड में ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर लोग बहुत खेती में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर या तो फौज की तरफ उनका रुझान रहता है कि फौज में जॉब हो जाए, या हम देखते हैं उत्तराखंड में लोग जो है ज्यादा होटल इंडस्ट्री में आपको बहुत मिलेंगे, किसी भी सिटीज में, दिल्ली में जाएंगे होटल इंडस्ट्री में, तो उनका जो यंगस्टर्स हैं उनका बिल्कुल इंटरेस्ट खेती में नहीं है। उनका इंटरेस्ट रहता है कि हम सिटीज में जाए, माइग्रेट कर जाए। तो पीछे जो है वो महिलाएं, उत्तराखंड के आप गाँव में देखेंगे पूरी महिलाएं ही महिलाएं हैं। तो खेती बहुत कम है, और खेती जहाँ थोड़ी बहुत है वो अपनी जरूरत के लिए है, वहां पर कोई बड़े व्यापक स्तर पर कुछ खेती नहीं हो रही है। इस तरह से बंद गोभी, आलू वगैरह ये लोग अपने उसके लिए, राई वगैरह अपने लिए उगाते हैं। तो खेती नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बोला यंगस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं है और यूजुअली मैन जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। सीमा, हमें पता है कि गवर्नमेंट है, उन्होंने पर्यावरण के मुद्दे को अच्छे ढंग से एड्रेस नहीं किया, उस पर काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे चिपको मूवमेंट का हमने बात किया, यहाँ बहुत सारे प्रेशर ग्रुप रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण का मुद्दा उठाया है। बहुत सारे यहाँ तक के पॉलिटिकल पार्टी रही है, लेफ्ट पार्टीज रही हैं जिन्होंने इस मुद्दे को एड्रेस करती रही है, वैसे सिविल सोसाइटी भी रही है। आजकल ये आवाज है जो पर्यावरण प्रेमियों की आवाज है, वो उत्तराखंड में आजकल कितने की बुलंद है या नहीं है? उत्तराखंड में बहुत सारे NGOs हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, और उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे WII है, FRI है, तो उसके बहुत सारे उनसे जुड़े हुए लोग हैं। सो दे कीप रेजिंग वॉइस ऑफ एनवायरमेंट। लेकिन वही वाली बात है कि जब तक आप पॉलिटिशियंस आपके साथ नहीं लगेंगे, जब तक वो पॉलिटिकल विल नहीं आएगी, जब तक लोकल लोग जागरूक नहीं होंगे, ये बस जो कुछ NGO लेवल पर होता रहता है या सोशल एक्टिविस्ट है, तो बस उतने तक ही ये महदूद है। इसमें दो बातें आ जाती है ना। एक तो जो NGO होते हैं वो तो आजकल हर एक को एक भूत सवार हुआ है कि हम वातावरण प्रेमी है, लेकिन एक मास लेवल पे संगठन होते हैं जो काम करते हैं, वो उस इलाके के मुद्दों को जानते हैं। जैसे कि आप देखिए, चाहे उत्तराखंड चाहे हिमाचल, दोनों पहाड़ी इलाके हैं लेकिन दोनों के मसाइल अलग अलग हैं। सो मेरा सवाल ये था कि जो जमीन पे काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, वातावरण के लिए काम करने वाले, उनकी पावर इस समय कितनी है? वो क्या वो सचमुच उतने बुलंद है या नहीं है? उतना तो नहीं है, वो चिपको वाला टाइम तो अब नहीं है। बहुत ऐसा कुछ बड़े स्तर पर कुछ देखा नहीं जा रहा कि कोई बहुत बड़ा कोई संगठन निकल कर आ रहा है
या ऐसा कुछ है। हाँ, जब कहीं पेड़ वेड़ कटती हैं, ऐसा कुछ होता है, तब कुछ छोटा मोटा आंदोलन हो जाता है। तो इस तरह से कुछ है, लेकिन वो बहुत बड़े स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है वो हम जहां हम बोले कि हाँ, हम बिल्कुल अंत में जा रहे हैं। देखो, ये मुद्दा बहुत पर्यावरण का बहुत विस्तृत मुद्दा है, बहुत लंबा विषय है, पर हम मेरे पास टाइम बहुत कम था। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बातें जो मैं मुझसे पूछने को रह गई हो, या फिर आपको लगता है कि शिवेंद्र ये बात तो करनी ही चाहिए थी हमें, आप उसके बारे में कर सकती हो बात? जी। हाँ, मतलब इसमें यही है, मुझे लगता है कि ये अनफॉर्चुनेट है। हिमालय दिवस जो है वो उत्तराखंड ने ही शुरू किया कि हमें हिमालय के बारे में सोचना चाहिए और उस पर गोष्ठी वगैरह ये सब होती है। बट आई थिंक एक सीरियस एफर्ट करने की जरूरत है इसके बारे में। अच्छा, मैं एक सवाल फिर मेरे दिमाग में आ गया खत्म होते होते। तो शुरुआत हम कि हमारे मीडिया वालों के लिए ये बीट बड़ी कमाल की होती है। तो मैं ना उत्तराखंड के लिए शुरू में कल परसों भी ढूंढ रहा था कि मैं ऐसी स्टोरी ढूंढूं अखबारों में, खासकर हिंदी अखबारों में, इंग्लिश अखबारों में, हिंदी में खासकर। मेरी इच्छा थी कि हिंदी अखबार क्या गुल खिला रहे हैं वहाँ। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जो पर्यावरण पे कुछ सीरियस काम हो, कोई सीरियस स्टोरी हो। मीडिया में कैसे मतलब ये मामले कवर होते हैं पर्यावरण, ये उत्तराखंड के मीडिया, लोकल मीडिया? देखो, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, तो ऐसा कुछ वहां पर मैंने वहां पर 9-10 साल तक वहां रह के मैंने एनवायरनमेंट को कवर किया है। लेकिन बहुत ही कम देखने में आता है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, इन डेप्थ एनालिटिकल वहां पर स्टोरी की जाती है। अखबार का तो रोज का रहता है कि आपने 2-3 स्टोरीज देनी है, तो कहीं इनॉग्रेशन है, ये सब है, वो करते हैं, और ऊपर ऊपर से वो पूछ के कुछ कोट्स वगैरह वो कर देते हैं। तो एक बहुत गहराई के साथ जो एनवायरनमेंट की स्टोरीज करने की जरूरत है वो उतनी मुझे वहां नजर नहीं आई। तो यूजुअली जो है वो पत्रकार जो एनवायरनमेंट के हैं, वो कभी कोई बड़ी घटना हो जाती है तो वो आते हैं, वो फिर लॉन्ग एनालिटिकल स्टोरीज करते हैं। तो मतलब एनवायरनमेंट को लेके एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट, मैं एक तो एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट वाली बात ही कम है। मतलब किसी को भी वो बीट पकड़ा दी जाती है कि आप कर लो, उसने थोड़े समय की, उसको 2-4 बीट्स और भी है, तो कहीं कुछ इवेंट्स हो रहा है तो वो कवर कर दिया। तो जितना ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जितना ये सिग्निफिकेंट मुद्दा है, और उत्तराखंड में रहते हुए जितना आप नजदीक से उन चीजों को देखते हो और उतने वहां पर एक्सपर्ट है, आप चाहे तो इस पर पूरा काम कर कर आप बहुत अच्छी डिटेल्ड स्टोरीज निकाल सकते हो। बट जैसा एक जर्नलिस्ट पर आमतौर पे जो अखबार में काम करने वाले जर्नलिस्ट है, उन पर एक डेडलाइन का, और रोज उनको 2 से 3 स्टोरीज देनी है। सो वो जो एक उनके ऊपर हमेशा एक बर्डन रहता है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो जस्टिस नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, पत्रकार जैसे मैंने कहा है नेशनल लेवल पर है, जो कभी इस तरह के मुद्दे होते हैं। और अब सबसे बड़ी अच्छी बात है, जिस तरह से डिजिटल मीडिया उभरा है, तो वहां पर आपके ऊपर कोई वर्ड लिमिट ज्यादा नहीं थोपी जाती, और कि आपने एक छोटी स्टोरीज ही करनी है, एंड दे एक्सपेक्ट यू टू डू डिटेल्ड स्टोरी, कि आप काम करें। तो वो एक अच्छा एक मीडिया उभरा है, डिजिटल मीडिया, जिसमें कि हम बहुत लॉन्ग एनालिटिकल इन डेप्थ स्टोरीज देखते हैं। सो वो है मतलब वो देश में कहीं से भी जर्नलिस्ट कर रहे हैं, अच्छी स्टोरीज कर रहे हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल है कि सभी पार्टियों का मैनिफेस्टो हमने देखा होगा। क्या आपको लगा कि इस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कोई पर्यावरण का मुद्दा उठाया है? कांग्रेस ने, आप भी आ गई आजकल वहाँ, बीजेपी तो है ही है। कि पर्यावरण का क्या मुद्दा है? देखो, जो ऊपर वाला पहाड़ है वहां से लोग नीचे जा रहे हैं, उनका विस्थापन, वो उजाड़ा हो रहा है उनका, है। तो और बहुत सारे मुद्दे जो आपने अभी मुझे गिनाए हैं, क्या इसको एड्रेस करता हुआ अपने मैनिफेस्टो में कोई वायदा किया है? आपको दिखा कोई? नहीं, मैंने जैसे कहा है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, लोकल नेता जरूर हैं, वो जहाँ डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज हैं वहां जाके वो बोल रहे हैं कि हाँ, हम आपके लिए करेंगे, आपके विस्थापन के लिए करेंगे, हम सरकार से बात करेंगे। तो ये उनके घर घर जाके वो बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने स्टेट लेवल पर इस तरह से इस चीज को बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। तो ये इससे अनफॉर्चुनेट बड़ी है। सीमा क्या त्रासदी हो सकती है कि चमोली घटना की एक वर्षगांठ कोई गवर्नमेंट भूल जाए, हैं? तो बहुत बहुत जी जी। शुक्रिया, आपने थोड़े समय में काफी सारी बातें की।
हमारे पंजाब के श्रोताओं को, दर्शकों को आपने थोड़ा समझाने की कोशिश की कि उत्तराखंड में जो वातावरण का मुद्दा बहुत अहम है, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं, सियासतदान हैं, इन्होंने इसको बिल्कुल विसार दिया। शुक्रिया बहुत बहुत। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।